तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एफ्लुएंट। दोस्तों एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, धनवान, संपन्न, अमीर या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, आर्थिक रूप से जो संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एफ्लुएंट कहेंगे। यानी कि एफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई एरिया, ऐसी कोई सोसाइटी जो बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में हो और जिसके पास पर्याप्त मात्रा में या फिर बहुत ही अधिक मतलब कि धन संपत्ति होती है, पैसा होता है, तो उसे हम जो है वो एफ्लुएंट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ अमीर होने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एफ्लुएंट का यूज़ जो है वो हम लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, नेबरहुड्स के लिए, सोसाइटीज़ के लिए और कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी एंड फाइनेंशियली प्रॉस्परस। ओके, लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक एफ्लुएंट फैमिली है जो कि हर सुविधा यानी कि हर ज़रूरी सुविधा जो है वो अफोर्ड कर सकती है। जैसे कि उनके घर पे मान लीजिए कि स्विमिंग पूल है, एसी है, सबके सेपरेट रूम्स है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस मतलब कि फाइन डाइनिंग, ये सारी सिस्टम्स है। ओके, तो इसे हम एफ्लुएंट कह सकते हैं कि भाई फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास। या फिर मान लीजिए कि कुछ कंट्रीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से जो है वो फेमस होती है, यानी कि उनकी इकोनॉमी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो कंट्रीज़ कैसी है, एफ्लुएंट है। ठीक है, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो फाइनेंशियली एफ्लुएंट हो चुका है, यानी कि उसके पास इतना पैसा आ चुका है, पर्याप्त मात्रा में पैसा आ चुका है कि वो अब लग्जरीज यानी कि लैविश लाइफस्टाइल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये एफ्लुएंट होने के एग्जांपल्स है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एफ्लुएंट का जो मतलब है वो सिर्फ रिच नहीं होता, क्योंकि रिच का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन एफ्लुएंट का मतलब होता है जो फाइनेंशियली प्रॉस्परस हो और कंफर्टेबल हो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करता हो। ठीक है, रिच होने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपके पास पैसा है, वो पैसा जो है वो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल उस पैसे के अकॉर्डिंग हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और फिर भी वो जो मतलब कि नॉर्मल लाइफस्टाइल, एकदम मतलब कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मतलब कि जीना पसंद करते हैं या फिर इस तरीके की लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन एफ्लुएंट जो लोग होते हैं उनके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन वो कंफर्टेबल लाइफ भी जीते हैं। उनके घर बार आपको बड़े बड़े दिखेंगे या फिर कार्स दिखेंगी, बहुत सारी लग्जरीज जो है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है वो अमीर है और इसे एफ्लुएंट कहा जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही रिच बिजनेसमैन है। ठीक है, तो रिच बिजनेसमैन होने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो मतलब कि हर लग्जरीज इंजॉय ही कर रहा हो, महंगे कपड़े पहनता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, बड़ा उसका घर हो, महंगा घर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास पैसा है लेकिन हो सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ जीता है, तो इसे हम रिच कह सकते हैं कि भाई पैसों के मामले में वो रिच है, बाकी उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल ही है। लेकिन मान लीजिए कि एक परिवार है जो कि फाइनेंशियल सिक्योर है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीता है, उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, बाहर जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार है, या फिर घर में इतनी सारी जो है वो मतलब कि फैसिलिटीज़ है, घर में लिफ्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही अच्छी लग्जरियस लैविश लाइफ जी रहे हैं। पैसा होने में और पैसे के साथ अच्छी खासी लाइफ जीने में बहुत ही फ़र्क होता है। यही फ़र्क होता है रिच में और एफ्लुएंट होने में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, वेल्दी, प्रॉस्परस या फिर वेल ऑफ। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वेल्दी। वेल्दी का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाला। वेल्दी जो है वो वेल्थ पर फोकस करता है, जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा होती है, वेल्थ ज़्यादा होती है, तो उसे हम वेल्दी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सफल और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, यानी कि जिसकी लाइफ सक्सेसफुल होती है, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे हम जो है वो प्रॉस्पेरस कहते हैं। प्रॉस्पेरस बेसिकली सक्सेस को और ग्रोथ को दिखाता है, जबकि एफ्लुएंट जो है वो करंट फाइनेंशियल कंफर्ट और एबंडेंस को दिखाता है, किसी चीज़ की मतलब कि ज़ाती होने को दिखाता है, या फिर मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, या फिर उसकी लाइफ किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको दिखाता है एफ्लुएंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड है
वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में होना, अच्छा खासा पैसा होना, सब कुछ होना, ठीक है। वेल ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली इनफॉर्मल वर्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, पुअर, नीडी या फिर इम्पोवरिश्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है पुअर। पुअर का क्या मतलब होता है, जिसके पास पैसों की कमी होती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही पैसा नहीं है, लेकिन पैसों की कमी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पुअर में फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, यानी कि पैसों को लेकर बहुत ही किल्लत होती है, या फिर जो मतलब कि स्ट्रगल बहुत ही फेस करना पड़ता है ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें हम पुअर कह सकते हैं। नीडी हमारा दूसरा वर्ड है। नीडी का क्या मतलब होता है, जिसे बेसिक ज़रूरतों के लिए मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि खाने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के पास अपने खुद के दम पर नहीं है और इन सारी चीज़ों के लिए कोई व्यक्ति जो है वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, तो उसे हम नीडी कह सकते हैं, ठीक है। नीडी में क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी होती है। आपके पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में या तो चीज़ होती नहीं है, या फिर होती भी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, या फिर इतनी मतलब कि सफिशेंट नहीं होती है कि आपकी लाइफ को मतलब कि चला सके, या फिर मतलब कि 2-3 दिन भी निकाल सके, इस तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो नीडी में ये सेंस होता है कि कोई चीज़ मतलब कि आपको ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, यानी कि जो इंसान ज़रूरतमंद होता है, तो उसे हम नीडी कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है इम्पोवरिश। इम्पोवरिश का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीब होना या फिर धनहीन होना, ठीक है। यानी कि इम्पोवरिश में एक्सट्रीम पॉवर्टी को दिखाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दे लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड विथ ब्यूटीफुल होम्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जो लोग हैं वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो फाइनेंशियली समृद्ध है, यानी कि वहाँ पर बड़े और सुंदर और मतलब कि अच्छे अच्छे घर है, बड़े बड़े घर है, ठीक है, लग्जरियस घर है, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर एफ्लुएंट का मतलब सिर्फ अमीर लोगों का एरिया नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग अमीर है और घर जो है वो नॉर्मली है, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा नेबरहुड जहाँ पर लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस सेंटेंस में हमने जो है वो एफ्लुएंट का मतलब जो है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए जो है वो यूज़ किया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि एफ्लुएंट यानी होता क्या है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पास। दोस्तों इम्पास का मतलब होता है गतिरोध या फिर गतिरोध की स्थिति, ठहराव होना, ऐसी स्थिति जहाँ पर आगे बढ़ना संभव नहीं होता, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इम्पास। बेसिकली किसी चीज़ में रुकावट आ जाना, ठीक है। इम्पास का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दो या फिर ज़्यादा लोग, ग्रुप्स या फिर जो पार्टीज़ है वो किसी डिसीजन या फिर एग्रीमेंट पर नहीं पहुँच पाते और इसी वजह से प्रोग्रेस जो है वो पूरी तरीके से रुक जाती है या फिर ठप पड़ जाती है, तो उसे हम जो है वो इम्पास कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इम्पास कौन सी कंडीशन होती है, तो रुकावट की कंडीशन होती है। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई डिस्कशन, कोई नेगोशिएशन, कोई प्रोजेक्ट या फिर कन्फ्लिक्ट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से मतलब कि बिना किसी नए सोल्यूशन के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम जो है वो इम्पास कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 कंपनीज है, उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर मतलब कि एग्री नहीं कर पाई वो दोनों कंपनीज, तो यहाँ पर भी जो है वो इम्पास आ गया, यानी कि दोनों कंपनीज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर रुक गई, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच जो है वो मतलब कि बातें जो है वो रुक गई है, टॉक्स रुक गई है, तो इस तरीके से भी हम जो है वो इम्पास का यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि टीम जो है वो टीम प्रोजेक्ट जो है वो डिसीजन की कमी की वजह से रुक गया है, तो इससे भी हम जो है वो इम्पास कह सकते हैं। यानी कि इम्पास का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट आना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखनी है कि इम्पास का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम का तो मतलब होता है कोई भी समस्या होना, ठीक है, कोई भी समस्या उसे हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, सिर्फ रुकावट की समस्या नहीं होती, ओके, और भी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन इम्पास का मतलब होता है ऐसी समस्या जहाँ पर प्रोग्रेस पूरी तरीके से रुक जाती है या फिर सोल्यूशन जो है वो मिल नहीं पाता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि इम्पास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रॉब्लम और इम्पास में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें जो है वो प्रोजेक्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसे हम प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि दोनों टीम्स किसी डिसीजन पर एग्री ही नहीं कर पाए और प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से रुक गया, तो उसे हम इम्पास कहेंगे। ये होता है प्रॉब्लम और इम्पास में डिफरेंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डेडलॉक, स्टेलमेट या फिर स्टैंड स्टिल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डेडलॉक। इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी एग्रीमेंट की वजह से प्रोग्रेस पूरी तरीके से रुक जाती है, तो उसे हम डेडलॉक कह सकते हैं, ठीक है। डेडलॉक और इम्पास ये जो दोनों वर्ड्स है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इम्पास ये जो वर्ड है वो ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्टेलमेट।
स्टेलमेट का क्या मतलब होता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पर दोनों साइड्स आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। दोनों साइड्स क्या हो जाती है, किसी एक पॉइंट पर आके मतलब कि स्ट्रक हो जाती है, रुक जाती है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि स्टेलमेट कह सकते हैं। स्टेलमेट अक्सर जो है वो मतलब कि कॉम्पिटिशन या फिर नेगोशिएशंस में यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का क्या मतलब होता है कि पूरी तरीके से रुक जाना या फिर प्रोग्रेस का बंद ही हो जाना। एक जगह पर खड़ा रहना कैसा होता है? स्टैंड स्टिल, उस तरीके से, ठीक है। स्टैंड स्टिल जो है वो जनरल हॉल्ट को दिखाता है कि कोई चीज़ जो है वो बेसिकली कोई चीज़ रुक गई है, उसमें प्रोग्रेस नहीं है, इस तरीके को दिखाने को हम क्या कहेंगे? स्टैंड स्टिल हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन वर्ड्स हैं। ब्रेक थ्रू हमारा सबसे पहला वर्ड आता है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल प्रॉब्लम का अचानक सल्यूशन मिल जाना, तो उसे हम जो है वो ब्रेक थ्रू कहते हैं। ब्रेक थ्रू बेसिकली इम्पैस को ख़त्म कर देता है और प्रोग्रेस जो है वो शुरू कर देता है। यानी कि अगर कोई किसी चीज़ में रुकावट है और अचानक आपको सल्यूशन मिल जाता है तो वो चीज़ जो है वो मतलब कि फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से अच्छी हो जाएगी, तो उसे हम ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी बात पर जो है वो सबका सहमत होना। यानी कि मान लीजिए कि दो ग्रुप्स है, दो कोई कम्युनिटीज़ है, दो कोई साइड्स है, अगर किसी बात पर सहमत होती है, दोनों भी साइड्स, रुकावट नहीं आ रही है उनके बीच में, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं कि भाई दोनों साइड जो है वो मान चुकी है, ठीक है। एग्रीमेंट में बेसिकली सोल्यूशन मिल जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर डेवलपमेंट होना, ठीक है। प्रोग्रेस में बेसिकली मूवमेंट होती है, कोई चीज़ जो है वो आगे की तरफ सफलता की ओर बढ़ती है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि प्रोग्रेस यानी होता क्या है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द नेगोशिएशंस रीच एन इम्पास आफ्टर बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जब दोनों तरफ के लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने से, यानी कि उन्होंने करने से मना कर दिया, तब नेगोशिएशन जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई जहाँ से आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकती। यहाँ पर इम्पास का क्या मतलब है? यहाँ पर इम्पास का मतलब सिर्फ डिसएग्रीमेंट से नहीं है, बल्कि पूरी तरीके का डेडलॉक या फिर स्टेलमेंट्स है, जहाँ पर कोई भी सोल्यूशन या फिर एग्रीमेंट नज़र ही नहीं आ रहा था। इस सेंटेंस में इम्पास कंप्लीट स्टैंड स्टिल और सोल्यूशन ना मिलने की सिचुएशन को बेसिकली हाईलाइट कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जाम्पलीफाई। दोस्तों एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। एग्जाम्पलीफाई इस खुद वर्ड में एग्जाम्पल का सेंस हमें मिलता है। ओके, प्रोनाउंस करते टाइम पे हमें जो है वो एग्जाम्पल ऐसा कुछ मतलब कि प्रोनाउंसिएशन नजर आता है। तो एग्जाम्पलीफाई का क्या मतलब होता है? उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण के रूप में किसी चीज़ को दिखाना, आदर्श रूप में दर्शाना, ठीक है। दोस्तों हम क्या कहेंगे? उसे हम एग्जाम्पलीफाई करना कहेंगे। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है कि किसी क्वालिटी, किसी आइडिया, किसी प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट को एक बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में दिखाना या फिर रिप्रेजेंट करना सबके सामने। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति, कोई चीज़, कोई इवेंट किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को इतनी अच्छी तरीके से दिखाए कि वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पलीफाई करना कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ऑनेस्टी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो वो क्या कर रहा है? ऑनेस्टी को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। मान लीजिए कि उसने अपनी लाइफ में जो है वो कभी भी रिश्वत नहीं ली है या फिर किसी गलत काम का साथ नहीं दिया है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अब क्योंकि ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी का एग्जाम्पल ऑनेस्टी में मतलब कि हमें अच्छे से समझ आ रहा है, यानी कि वो ऑफिसर क्या है? तो ऑनेस्टी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी कि ऑनेस्टी को एग्जाम्पलीफाई करता है इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि टीचर जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है, तो ये भी एग्जाम्पलीफाई करना हो गया। या फिर एक एथलीट जो है वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस एथलीट से आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन नाम की चीज़ क्या होती है। तो वो एथलीट क्या कर रहा है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है अपने काम के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एग्जाम्पलीफाई करना होता क्या है। लेकिन दोस्तों एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पलीफाई का मतलब सिर्फ इलिस्ट्रेट करना नहीं होता। इलिस्ट्रेट का करना मतलब इलिस्ट्रेट करना क्या मतलब होता है इसका? किसी बात को एग्जाम्पल्स या फिर पिक्चर से समझाना, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है खुद किसी क्वालिटी का एग्जाम्पल बनना या फिर किसी कंसेप्ट को परफेक्टली रिप्रेजेंट करना खुद के द्वारा। ओके, किसी और चीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करना, बल्कि खुद के द्वारा किसी चीज़ को, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, उसे हम एग्जाम्पलीफाई कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो ग्रामर को एग्जाम्पल से समझाया, ये तो होता है इलिस्ट्रेट करना, कि उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल देकर समझाया।
लेकिन मान लीजिए कि उसकी ऑनेस्टी पूरी टीम ने जो है वो एक आइडियल, मतलब कि टीम के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल बन गई किसी व्यक्ति की। तो ये होता है एग्जाम्पलीफाई करना, कि वो खुद जो है वो उस चीज़ का मतलब कि एग्जाम्पल बन रहा है। यानी कि जब आप खुद किसी चीज़ का एग्जाम्पल बनते हो स्पेसिफिकली किसी क्वालिटी का, तो उसे एग्जाम्पलीफाई करना कहते हैं। बाकी अगर आप किसी चीज़ को समझाने में एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो जो है वो मतलब कि इलिस्ट्रेट करना या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल देना ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, इलिस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट या फिर रिप्रेजेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल्स या फिर डिटेल्स के थ्रू जो है वो किसी बात को समझाना। बेसिकली ये जो वर्ड है इलिस्ट्रेट, ये एक्सप्लेनेशन पर फोकस करता है, किसी चीज़ का मतलब कि विवरण देना, किसी चीज़ का स्पष्टीकरण करना, इस पर फोकस करता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी बात को क्लियरली दिखाना या फिर प्रूव करना, तो उसे हम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट बेसिकली प्रूफ या फिर प्रैक्टिकल डिस्प्ले को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी आइडिया, क्वालिटी या फिर ग्रुप को दिखाना, या फिर उसका मतलब कि मतलब कि प्रतिनिधित्व करना, तो उसे हम जो है वो रिप्रेजेंट करना कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे? तो सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास वर्ड्स हैं कॉन्ट्रडिक्ट, मिसरिप्रेजेंट या फिर ऑब्सक्योर। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का क्या मतलब होता है? किसी आइडिया या फिर स्टेटमेंट के विपरीत होना, उल्टा होना बेसिकली। कॉन्ट्रडिक्ट जो है वो बेसिकली किसी क्वालिटी या फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला वर्ड आता है मिसरिप्रेजेंट। मिसरिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत या फिर मिसलीडिंग तरीके से दिखाना, गलत तरीके से पेश करना, प्रेजेंट करना, तो उसे हम जो है वो मिसरिप्रेजेंट कह सकते हैं। मिसरिप्रेजेंट जो है वो सच्चाई को क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, उसमें जो है वो सच्चाई नहीं होती, तो उसे इसीलिए हम जो है वो उसे मिसरिप्रेजेंट कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है? किसी बात को अनक्लियर या फिर मुश्किल बना देना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बना देना, उसे हम ऑब्सक्योर करना कहते हैं। ऑब्सक्योर में बेसिकली क्लैरिटी की कमी होती है, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, हम जो है वो आसानी से समझ नहीं पाते, उलझी हुई बातें होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, हर डेडिकेशन टू हर वर्क एग्जाम्प्लीफाइज ट्रू प्रोफेशनलिज्म। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने काम के प्रति उसकी लगन और समर्पण सच्चे प्रोफेशनलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर एग्जाम्प्लीफाई का मतलब सिर्फ प्रोफेशनलिज्म दिखाना नहीं है, बल्कि उसकी डेडिकेशन इतनी अच्छी है कि वो प्रोफेशनलिज्म की आइडियल मिसाल बन चुकी है। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को समझा है। ठीक है, इस सेंटेंस में एग्जाम्प्लीफाई का मतलब क्या है? कि किसी क्वालिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करना और उसका एक्सेलेंट एग्जाम्पल बनना। इस तरीके से हमने जो है वो इस वर्ड को समझा है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एग्जाम्प्लीफाई करना यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिलिनिएट। दोस्तों डिलिनिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पष्ट रूप से वर्णन करना, विस्तार में किसी चीज़ को बताना, या फिर उस चीज़ की जो है वो सीमाएं निर्धारित करना, लिमिट्स जो है वो मतलब कि बाउंड्री सेट करना। इस तरीके से भी हम जो है वो डिलिनिएट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डिलिनिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को इतनी स्पष्टता और डिटेल के साथ डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या फिर आउटलाइन करना कि उसकी पूरी तस्वीर हमें समझ में आ जाए। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति किसी आइडिया, किसी प्लान को, किसी कैरेक्टर को, किसी प्रोसेस, बाउंड्री या फिर सिचुएशन को इतना क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करता है कि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, तो उसे हम जो है वो डेलिनेट करना कहते हैं। डेलिनेट का यूज़ जो है वो हम किसी रिपोर्ट के लिए, रिसर्च के लिए, बुक के लिए, मैप के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर एकेडमिक राइटिंग्स के लिए, इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो पूरे प्रोसेस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, तो ये भी होता है डेलिनेट करना, कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, या फिर मैप पर जो है वो स्टेट की बाउंड्रीज बहुत ही क्लियरली दिखाई गई है, तो ये भी होता है किसी चीज़ को साफ साफ दिखाना, किसी चीज़ को अच्छे से मतलब कि स्पष्ट रूप से उसका वर्णन करना, तो ये भी होता है डेलिनेट करना। या फिर मान लीजिए कि ऑथर ने जो है वो नॉवेल के मेन कैरेक्टरों को बहुत ही मतलब कि डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो इस चीज़ को भी हम जो है वो डेलिनेट करना कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो डेलिनेट के ही एग्जाम्पल्स है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेलिनेट का मतलब जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब करना नहीं होता। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, लेकिन डेलिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल और क्लैरिटी के साथ इस तरीके से एक्सप्लेन या फिर आउटलाइन करना कि उसकी पूरी पिक्चर हमें समझ में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने जो है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने जो है वो ट्रिप के बारे में बताया,
तो ये क्या है, ये होता है डिस्क्राइब करना। लेकिन मान लीजिए कि उसने जो है वो पूरी ट्रिप का रूट बता दिया, प्लानिंग बता दिया, एक्सपीरियंसेस भी जो है वो डिटेल में समझा दिए, तो ये होता है डेलिनिएट करना, उसे खोल कर बताना और भी ज़्यादा डिटेल में बताना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डिस्क्राइब करने में और डेलिनिएट करने में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, आउटलाइन, डिस्क्राइब या फिर डिपिक्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की मेन पॉइंट्स या फिर स्ट्रक्चर बताना। बेसिकली आउटलाइन जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, मतलब कि ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको बता देता है, तो उसे हम जो है वो आउटलाइन करना कहते हैं। जबकि डेलिनेट क्या होता है कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी और भी ज़्यादा डिटेल के साथ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने को डेलिनेट बताता है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का तो मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना। डिस्क्राइब क्या है, तो जनरल एक्सप्लेनेशन होता है, शॉर्ट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। डिपिक्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को वर्ड्स या फिर पिक्चर के थ्रू दिखाना। डिपिक्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करता है, ठीक है, एक तरीके से सिंबॉलिज्म पर भी फोकस करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप सिंबल्स के थ्रू, कोई पिक्चर के थ्रू पूरा कंसेप्ट समझा दो, तो उसे हम कहेंगे डिपिक्ट करना। बेसिकली किसी और चीज़ का सहारा लेके किसी चीज़ को समझाते हो तो उसे हम डिपिक्ट करना कहते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ऑब्सक्योर, कंफ्यूज या फिर ब्लर। ऑब्सक्योर तो हमने अभी पिछले वर्ड में ही पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अनक्लियर होना, मुश्किल बना देना समझने के लिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग होना, कॉम्प्लेक्स होना, जो आसानी से मतलब कि समझ में नहीं आती, जिसमें क्लैरिटी की कमी होती है, तो उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज का क्या मतलब होता है, कंफ्यूज हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है उलझन में डाल देना, आसानी से कोई बात समझ में ना आना। कंफ्यूज में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है, ये चीज़ आपको पता है और ध्यान भी रखनी है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है ब्लर। ब्लर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की बाउंड्रीज या फिर डिटेल्स को धुंधला कर देना। यानी कि ब्लर में क्या होती है, डिटेल्स अनक्लियर होती है, यानी कि ऊपर ऊपर का सब बता दिया लेकिन मेन पॉइंट्स आपको नहीं पता चले, या फिर कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, तो वो आपके लिए ब्लर है, एक तरीके से धुंधली है, यानी कि पूरी तरीके से आपको जो है वो मतलब कि आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इस तरीके से हम जो है वो समझ सकते हैं ब्लर का मतलब। ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हो गए। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द रिपोर्ट क्लियरली डेलिनेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि रिपोर्ट में हर टीम मेंबर की जो जिम्मेदारियां है उसको बहुत ही क्लियरली और डिटेल के साथ बताया गया है। यहाँ पर डेलिनेट का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र करना नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी स्पष्टता और सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि तुम्हें ये करना है, इस तरीके से करना है, इतने बजे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। तो इस सेंटेंस में डेलिनेट का मतलब क्या है, क्लियर, डिटेल्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेगर। इसे जो है वो मेगर प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही कम मात्रा में होना, अपर्याप्त होना, यानी कि इतना होना कि सफिशिएंट नहीं है, या फिर अल्प होना, ठीक है, बहुत ही छोटी मात्रा, बहुत ही कम मात्रा को दिखाने के लिए या फिर मामूली को दिखाने के लिए हम जो है वो मेगर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि दोस्तों मेगर का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा कम या फिर इनसफिशिएंट होना कि वो ज़रूरत या फिर एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर सके। ये जो वर्ड है वो हम पैसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सैलरी के लिए, फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, प्रॉफिट, रिजल्ट या फिर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के लिए हम जो है वो क्वांटिटी बताने के लिए हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही कम होती है, इनएडिक्वेट होती है, यानी कि मतलब कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए हम जो है वो मेगर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, तो ये क्या है, तो उसे मीगर सैलरी मिलती है। या फिर मान लीजिए कि बाढ़ के बाद जो है वो लोगों के पास बहुत ही कम खाना बचा है, खाने का कोई रिसोर्स नहीं है, तो उनके पास जो है वो मतलब कि बहुत ही मीगर अमाउंट में जो है वो खाना बचा है। या फिर रिसर्च के लिए सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो मीगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। या फिर कंपनी को इस साल बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ, यानी कि मीगर प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि मीगर यानी होता क्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मेगर का जो मतलब है वो सिर्फ स्मॉल नहीं होता। स्मॉल का तो मतलब होता है कि छोटा होना, ठीक है। कोई चीज़ स्मॉल है यानी कि उसमें स्पेस कम है, या फिर कोई चीज़ आकार में छोटी है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। लेकिन मेगर का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, और इतना कम होना कि वो ज़रूरत या फिर एक्सपेक्टेशंस के मतलब के लिए काफ़ी नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं मेगर।
जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा बैग है, तो ये होता है स्मॉल होना, कि मेरे पास जो है वो छोटा बैग है, उसमें स्पेस भी कम है, चीज़ें भी कम आती है, तो ये होता है किसी चीज़ का स्मॉल होना। लेकिन मान लीजिए कि मेरी सैलरी इतनी कम है कि घर का खर्चा चलाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये होता है किसी चीज़ का मेगर होना, कम होना बेसिकली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल और मेगर में डिफरेंस क्या है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, स्कैंट, स्पार्स या फिर इनसफिशिएंट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? स्कैंट। इसका मतलब होता है बहुत ही कम या फिर मुश्किल से काफ़ी होने वाला, यानी कि जो मतलब कि काफ़ी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, मुश्किल से काफ़ी होता है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? स्कैंट कहेंगे। बेसिकली स्कैंट में जो है वो क्वांटिटी की कमी होती है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है स्कैंट ये वर्ड। अगला हमारा वर्ड आता है स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है कम मात्रा में या फिर इधर उधर बिखरा हुआ, तो उसे हम जो है वो स्पार्स कहते हैं। बेसिकली स्पार्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से कम होना, उसे हम जो है वो इनसफिशिएंट कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ सफिशिएंट नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती, तो उसे हम इनसफिशिएंट कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एबंडेंट, प्लेंटीफुल या फिर एम्पल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही अधिक मात्रा में होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में होना। जब कोई चीज़ बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो उसे हम एबंडेंट कहते हैं, कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसे हम एबंडेंट कहेंगे, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में होना, यानी कि जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अवेलेबल होना। प्लेंटीफुल में जो है वो रिसोर्सेस या फिर मतलब कि जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, ये बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि जितने की ज़रूरत है उससे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम जो है वो प्लेंटीफुल कहेंगे। और आखिरी हमारा एंटोनिम आता है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पूरी तरीके से काफ़ी होना या फिर सफिशिएंट होना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना है, यानी कि सफिशिएंट है, ठीक है ना, ज़्यादा है ना कम है, उस तरीके से। एम्पल जो है वो ज़रूरत को बेसिकली आसानी से पूरा कर सकता है, इस तरीके का जो सेंस है इस वर्ड से निकल कर आता है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द फैमिली सर्वाइव्ड ऑन अ मीगर इनकम फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, इस सेंटेंस का है कि वो जो परिवार है वो कई सालों तक बहुत ही कम और अपर्याप्त इनकम पर अपनी ज़िंदगी चलाता रहा। यहाँ पर मीगर का मतलब सिर्फ कम इनकम से नहीं है, बल्कि इतनी कम इनकम से है कि घर का खर्चा चलाना भी बहुत ही मुश्किल है, यानी कि पैसे जो कैसे है, पैसे जो है वो पर्याप्त नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। इस सेंटेंस में मीगर जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी और इनसफिशिएंसी को दिखाता है। इस तरीके से हमने जो है वो इस वर्ड को समझा है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जैजुरेट। दोस्तों एग्जैजुरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, अतिशयोक्ति करना, वास्तविकता से अधिक बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो उसे हम कहते हैं एग्जैजुरेट। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही नमक मिर्ची लगाकर बताइए कोई बात, तो उसे हम एग्जैजुरेट करना कहते हैं। एग्जैजुरेट का मतलब होता है किसी बात, किसी घटना, किसी क्वालिटी या फिर प्रॉब्लम को उसकी असली रियलिटी से ज़्यादा बड़ा बनाना, ज़्यादा अच्छा या फिर ज़्यादा बुरा बताना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैजुरेट करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो कि अपनी फैमिली को बताता, वो मान लीजिए कि फॉरेन में रहता है और उसने अपने फैमिली पे मतलब कि बता रखा है घर में कि मैं जो है वो फैमिली में मतलब कि फॉरेन में जो है वो बहुत ही अच्छी जॉब करता हूँ। तो उसकी फैमिली क्या करती है? लोगों को बताती फिरती है कि भाई हमारा जो लड़का है, हमारा जो बेटा है फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब करता है, बड़े बड़े लोग उससे मिलने आते हैं। तो ये होता है एग्जैजुरेट करके बताना। ठीक है, कि वो मामूली सी नौकरी कर रहा है और आप उससे जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उछाल कर बता रहे हो, तो उसे हम एग्जैजुरेट करना कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर कभी कभी बिना जानबूझे जो है वो मतलब कि किसी चीज़ को ओवर स्टेट कर देता है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उसमें ऐड हो जाए या फिर ड्रामेटिक लगे। तो ये सारे चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी इस बात को जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि अपने अचीवमेंट्स, यानी कि जो भी उसने मतलब कि हासिल किया है, उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया कि तुझे पता है मेरे पास कितने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स है, मैंने कितनी सारी एग्जाम्स क्रैक कर रखी है, यानी कि उससे आधी भी नहीं है लेकिन बताया बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, तो उसे हम एग्जैजुरेट करना कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि एक दोस्त जो है वो छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब कि बड़ी बनाकर बताता है, तो ये भी एग्जैजुरेट करना हो गया। या फिर मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट में जो है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को ओवर स्टेट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें
प्रोडक्ट होता है बहुत ही बैनल, बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सा, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट है वो ऐसे दिखाएंगे कि बहुत क्या आप मतलब कि उड़ने लगोगे, आपका जो फेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी एड्स आती है ना कि किसी चीज़ को पी के आप जो है वो मतलब कि कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज़ को लगा के आप जो है वो मतलब कि ग्लो करने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एडवर्टीजमेंट में जो है वो किसी भी चीज़ को एग्जैजुरेट किया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जितनी वो होती नहीं है उससे ज़्यादा बताया जाता है। या फिर मान लीजिए कि कोई इंसान है जो किसी को स्टोरी सुना रहा है और उस स्टोरी को मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है वो डिटेल्स अगर वो बढ़ा देता है तो उसे भी हम जो है वो एग्जैजुरेट करना कहते हैं। लेकिन एक दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एग्जैजरेट का मतलब जो है लाई करना नहीं होता। लाई करना क्या होता है, जानबूझकर झूठ बोलना। ठीक है, अगर आप जानबूझकर झूठ बोलते हो तो उसे हम जो है वो मतलब कि लाई करना कहेंगे, झूठ बोलना कहेंगे। लेकिन एग्जैजरेट का क्या मतलब होता है, सच बात को ही उसकी रियलिटी से ज़्यादा बड़ा या फिर ड्रामेटिक बनाकर बता देना। यानी कि बात सच होती है लेकिन उससे ही आप जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बनाकर बता देते हो। लेकिन झूठ में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि बात जो है वो ये सच है या फिर नहीं है, ये झूठी भी हो सकती है। तो ये होता है लाई और एग्जैजरेट में डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मैंने जो है वो एग्ज़ाम दिया, जबकि उसने दिया ही नहीं। यानी कि किसी ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं और फिर से फिर तो भी आपसे कह दिया कि मैं जो है वो अभी अभी एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ। तो ये होता है साफ साफ झूठ बोलना कि आपने वो काम किया ही नहीं है, फिर भी आप उसे जो है वो बता रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहा आपसे कि पेपर इतना मुश्किल था कि कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सका, जबकि कुछ लोगों ने मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व किए थे या फिर किसी किसी ने पूरा पेपर भी सॉल्व किया था। तो ये होता है एग्जैजरेट करके बताना कि आपने जो है वो और ज़्यादा मुश्किल करके बता दिया उस चीज़ को कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, जबकि कुछ लोग कर भी रहे थे। ठीक है, तो ये होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचाकर बताना, तो उसे हम कहते हैं एग्जैजरेट करना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि झूठ बोलने में और एग्जैजरेट करने में डिफरेंस क्या है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ओवरस्टेट, मैग्नीफाई या फिर एम्बेलिश। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओवरस्टेट। इसका मतलब होता है कि किसी बात को उसकी रियलिटी से ज़्यादा बड़ा बताना। ठीक है, ओवरस्टेट क्या करता है, तो फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बड़ा या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना। मैग्नीफाई क्या करता है कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को या फिर किसी चीज़ की साइज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा छोटा सा सांप और बड़ा बता दिया कि मैंने तो भाई एनाकोंडा देखा, तो ये होता है मैग्नीफाई करके बताना कि भाई बहुत ही बड़ी चीज़ देख ली मैंने, या फिर किसी चीज़ के मुद्दे को या फिर डिटेल को बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा चढ़ाकर बताना, तो उसे मैग्नीफाई करना कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है एम्बेलिश। एम्बेलिश का क्या मतलब होता है, किसी स्टोरी या फिर बात में जो है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़कर उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं एम्बेलिश करना। ठीक है, एम्बेलिश में क्या किया जाता है, तो जो बात होती है उतनी बात से ज़्यादा कुछ और भी बातें ऐड कर दी जाती है, जैसे हम मिर्च मसाला लगाकर बोलना कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती है एम्बेलिश में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, अंडरस्टेट, मिनिमाइज या फिर डाउन प्ले। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अंडरस्टेट। इसका मतलब होता है किसी बात को उसकी रियलिटी से कम बताना, यानी कि जितनी वो बात थी उससे भी कम बताना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडरस्टेट करना। अंडरस्टेट में बेसिकली किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस या फिर किसी चीज़ की सीरियसनेस को कम कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो कम इंपॉर्टेंट या फिर कम सीरियस दिखाना, किसी चीज़ को छोटा दिखाना, बेसिकली किसी चीज़ का इफेक्ट घटा देना, तो उसे हम कहते हैं मिनिमाइज करना। ओके, और तीसरा हमारा वर्ड आता है डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी बात की इंपॉर्टेंस को जानबूझकर कम करके दिखाना, तो उसे हम डाउन प्ले करना कहते हैं। डाउन प्ले में क्या होता है कि किसी बात की सीरियसनेस यानी कि गंभीरता को जो है वो बहुत ही कम दिखाया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो जो है वो मरने की हालत में, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लगी है, कल तक ठीक भी हो जाएगा। ये होता है डाउन प्ले करके बताना कि आप जो है वो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सीरियस है और उसे बहुत ही कम सीरियस बता रहे हो, तो इसे हम कहेंगे डाउन प्ले करना। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, डोंट एग्जैजुरेट द प्रॉब्लम, इट्स नॉट एज सीरियस एज यू थिंक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ाकर मत बताओ, क्योंकि वो उतनी भी सीरियस नहीं है कि जितना तुम सोच रहे हो या फिर जितना तुम बता रहे हो। यहाँ पर एग्जैजुरेट का मतलब सिर्फ गलत बात बोलने से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम की सीरियसनेस को उसकी असली रियलिटी से ज़्यादा बड़ा दिखाना है। इस तरीके से हमने जो है वो एग्जैजुरेट को समझा है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एग्जैजुरेट यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मीक।
दोस्तों मीक का मतलब होता है जो व्यक्ति विनम्र है, बहुत ही नम्र है, शांत स्वभाव है उसका, आज्ञाकारी है यानी कि सबकी बातों का पालन करता है, तो उसे मीक कह सकते हैं। मीक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र है, शांत है, जेंटल है, नॉन अग्रेसिव है और जो झगड़े या फिर टकराव से बचने की कोशिश करता है, शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, तो उसे हम मीक व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज होता है जो गुस्से या फिर अग्रेशन के बजाय पेशेंस और ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। कभी कभी मीक का मतलब इतना ज़्यादा सबमिसिव या फिर टिमिड भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने मतलब कि अधिकारों के लिए भी आवाज़ ना उठाए, यानी कि दब कर रहे, तो उसे भी हम जो है वो मीक कह सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि हमेशा टीचर से विनम्र तरीके से बात करता है, तो वो मीक है, यानी कि बहुत ही पोलाइट है, उसमें किसी भी तरीके का एटीट्यूड, ईगो नहीं है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है या फिर अपने सीनियर्स की बात मान लेता है, तो ये भी जो है वो मीक है। या फिर एक बच्चा है जो बहुत ही शांत है, ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, सबकी बातें मानता है, जो जैसा उसे कहता है वैसा ही वो करता है, तो ये भी मीक होता है। या फिर मान लीजिए कि किसी ने जो है वो क्रिटिसिज्म का जवाब जो है वो गुस्से के बजाय शांति से दिया, तो ये भी मीक होना ही होता है। यानी कि मीक का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो, बहुत ही शांत हो, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी शांति से हैंडल कर ले, तो उसे मीक मीक कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मीक का जो मतलब है वो सिर्फ हम्बल होना नहीं होता। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना, लेकिन मीक का मतलब होता है विनम्र तो होना ही होना, लेकिन शांति साथ ही साथ जो है वो शांत होना। अक्सर अग्रेसिव या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि तेज़ मिजाज वाला ना होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि कटु मिजाज वाला या फिर जो कठोर मिजाज होता है किसी का, बहुत ज़्यादा रफ होता है, वैसा ना होना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई उसकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, वो बहुत ज़्यादा सफल हो गया, तो उसके बाद भी अगर विनम्र है तो वो हम्बल है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो इतना शांत और नॉन अग्रेसिव है कि किसी से बहस भी नहीं करता, तो ये होता है मीक होना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मीक और हम्बल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, जेंटल, हम्बल या फिर डॉसाइल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नरम स्वभाव वाला या फिर दयालु। जेंटल बेसिकली सॉफ्टनेस और काइंडनेस को दिखाता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र और बिना घमंड के रहना, तो उसे हम हम्बल रहना कह सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है डॉसाइल। डॉसाइल का मतलब होता है आसानी से कंट्रोल या फिर गाइड किया जा सकने वाला, या फिर ओबीडियंट जिसे हम कहेंगे, आज्ञाकारी, जो किसी की भी बात मान लेता है, तो उसे हम डॉसाइल कहते हैं। डॉसाइल का जो फोकस है वो बेसिकली ओबीडियंस पर होता है, आज्ञा पर होता है। ठीक है, अब ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, अग्रेसिव, असर्टिव या फिर डोमिनेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अग्रेसिव। अग्रेसिव का क्या मतलब होता है, झगड़ा करने वाला, फोर्सफुली एक्ट करने वाला। अग्रेसिव जो है वो बेसिकली किसी के खिलाफ जाने में, झगड़ा करने में तत्पर रहता है, यानी कि तैयार रहता है, उसे बस मौका चाहिए कि कब झगड़ा हो किसी से और मैं बीच में जाऊं, तो इसे हम कहते हैं अग्रेसिव एटीट्यूड। ठीक है, अग्रेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू होना, एक तरीके से तीखा मिजाज होना, तीखा नेचर होना, तो उसे हम अग्रेसिव कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है असर्टिव। असर्टिव का क्या मतलब होता है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और फर्मली रखना, यानी कि असर्टिव में व्यक्ति अपने राइट्स के लिए कॉन्फिडेंशियली बोलता है, तो उसे हम असर्टिव कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा वर्ड आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, दूसरों पर कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस रखने वाला। डोमिनेंट क्या करता है कि दूसरों पर अथॉरिटी दिखाता है, अपना रौब जमाता है बेसिकली, या फिर दूसरों पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, अपना हक जमाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, डिस्पाइट बीइंग हाईली टैलेंटेड शी रिमेन्ड मीक एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड एवरीवन। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत ही टैलेंटेड होने के बाद भी वो सबके साथ विनम्र, शांत और रिस्पेक्टफुल रही। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई टैलेंट है उसमें, या फिर लोग जो है वो उसे पसंद कर रहे हैं, या फिर जो 2-4 लोग उसे मतलब कि जान रहे हैं, फेम आ गया थोड़ा सा तो ईगो आ गया, एटीट्यूड दिखाने लगी, ऐसा नहीं, बल्कि वो फिर भी जो है वो डिस्पाइट ऑफ दैट वो क्या कर रही है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रह रही है सबके साथ। यहाँ पर मीक का मतलब सिर्फ शर्मीला होना नहीं है, यहाँ पर मीक का मतलब है जेंटल, हम्बल, नॉन अग्रेसिव। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मीक यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपॉलिंग। दोस्तों अपॉलिंग का मतलब होता है भयावह, अत्यंत खराब, कोई चीज़ जो आपको चौंका देती है, कोई चीज़ आपको बिल्कुल जो है वो स्टन कर देती है या फिर बहुत ही दुखी कर देती है, तो उसे हम जो है वो अपॉलिंग कह सकते हैं। ठीक है, अपॉलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा बुरी हो, इतनी ज़्यादा शॉकिंग हो, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो कि उसे देखकर और सुनकर जो है वो लोग हैरान हो जाए, दुखी हो जाए या फिर परेशान हो जाए। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई बात नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, अनएक्सेप्टेबल होती है या फिर हॉरिफाइंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ की जो बुरी कंडीशन देखकर जो है वो आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हो कि हॉस्पिटल जैसी जगह इतनी ज़्यादा गंदी कैसी हो सकती है। तो ये होता है अपॉलिंग कि हॉस्पिटल बहुत ही मतलब कि उसकी कंडीशन बहुत ही अपॉलिंग थी, बहुत ही चौंका देने वाली थी, बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि टीवी पे जो है वो किसी की क्राइम की न्यूज़ आती है, शॉकिंग क्राइम न्यूज़ आती है, तो ये भी अपॉलिंग हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि किसी प्लेयर का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, तो ये भी अपॉलिंग हो सकता है। किसी मान लीजिए कि फेमस सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए अपॉलिंग हो सकता है कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, हम जो है वो एकदम से सरप्राइज रह जाते हैं कि ये हो कैसे गया, कल तक तो जिंदा था, कल तक बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, और आज जो है वो मतलब कि चल बसे, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि नेचुरल डिजास्टर के बाद की लोगों की जो दर्दनाक सिचुएशन होती है, खाना नहीं मिलता, रहने को घर नहीं रहता, ये सारी जो चीज़ें होती है ये भी अपॉलिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती है, जिन्हें देखकर हम जो है वो दुखी महसूस करते हैं, हमें ख़राब लगता है या फिर थोड़ा सा डर भी लगता है उनकी स्टोरीज़ को सुन के। तो ये भी सारी चीज़ें अपॉलिंग कंसिडर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपॉलिंग का मतलब सिर्फ टेरिबल नहीं होता। टेरिबल का तो मतलब होता है कि बहुत ही बुरा, कोई भी चीज़ जो बुरी है उसे हम टेरिबल कहेंगे। लेकिन अपॉलिंग का मतलब होता है इतना बुरा या फिर इतना शॉकिंग कि लोग हैरान रह जाए, दुखी रह जाए या फिर डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे हम जो है वो मतलब कि अपॉलिंग कहते हैं। टेरिबल और अपॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि टेरिबल वाली जो चीज़ें हैं उन्हें देखकर आप शॉक हो जाओ या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा ही लगे, तो ये सारा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आज जो है वो मौसम बहुत ही ख़राब है, तूफान है, आंधी है, बिजलियाँ चमक रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये टेरिबल हो सकता है कि भाई बुरा है ये सब, मतलब कि नहीं हो रहा, होना चाहिए था, लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इसे देखकर जो है वो लोगों को दुख हो रहा है कि भाई बारिश क्यों हो गई, यानी कि बिजली क्यों चमक रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है किसी चीज़ का टेरिबल होना, कि बुरा होना। लेकिन मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जो है वो रोड की कंडीशन और लोगों की जो हालत है वो देखकर सब हैरान रह गए कि भाई चारों तरफ जो है वो मतलब कि खून फैल चुका है, लोग जो है वो मतलब कि दर्द में कहरा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपॉलिंग हो सकती है हमारे लिए कि बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, उसे देखकर आप शॉक रह जाओ, उसको देखकर आप डर जाओ, तो उसे हम अपॉलिंग कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है टेरिबल और अपॉलिंग के बीच का। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, शॉकिंग, हॉरिफिक या फिर आउटरेजेस। सबसे पहला हमारा वर्ड है शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब होता है ऐसा जो लोगों को हैरान या फिर स्टन कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शॉकिंग कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है हॉरिफिक। इसका मतलब होता है बहुत ही डरा देने वाला या फिर भयानक, तो उसे हम हॉरिफिक कहते हैं। ठीक है, हॉरिफिक फियर और हॉरर, इन सारी चीज़ों को एम्फेसाइज करता है, इन सारी चीज़ों पर जोर देता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है आउटरेजेस। आउटरेजेस का मतलब होता है बहुत ही अनएक्सेप्टेबल या फिर शॉकिंग। ठीक है, आउटरेजेस अक्सर अनफेयर या फिर अनएक्सेप्टेबल, जिसे हम मतलब कि स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे बिहेवियर को दिखाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एक्सीलेंट, इम्प्रेसिव या फिर एडमायरेबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है अति उत्तम, बहुत ही उत्तम या फिर बहुत ही बेहतरीन। ओके, एक्सीलेंट में बेसिकली किसी चीज़ की हाई क्वालिटी को दिखाया जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है ऐसा जो अच्छा मतलब कि प्रभाव छोड़े। ठीक है, इम्प्रेसिव एडमायरेशन पैदा करता है, यानी कि लोगों को आपकी तरफ जो है वो मतलब कि खींचने के लिए मजबूर करता है एक तरीके से। जब आप जो है वो किसी को देखकर पूरी तरीके से जो है वो शौक रह जाओ कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटीज़ कितनी अच्छी, इंप्रेस हो जाओ, तो उसे इम्प्रेसिव कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से अपनी छाप छोड़ देना किसी पर, अपनी छवि छोड़ देना, तो उसे हम इम्प्रेसिव कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है बहुत ही तारीफ के लायक, तो उसे हम एडमायरेबल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द रेफ्यूजीज वर लिविंग इन अपॉलिंग कंडीशंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो शरणार्थी है, जो मतलब कि शरणार्थी जो है वो, जो रेफ्यूजीज है वो बहुत ही बुरी, दर्दनाक और मतलब कि इंसानों के लायक ना होने वाली कंडीशंस में रह रहे हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पर कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशंस में वो रह रहे हैं। तो यहाँ पर अपॉलिंग का मतलब सिर्फ खराब कंडीशन से नहीं है, बल्कि इतनी बुरी कंडीशन
कंडीशन और इतनी शॉकिंग कंडीशन से है कि उन्हें देखकर किसी को भी बुरा लग सकता है, दुख हो सकता है, उनकी चिंता हो सकती है, या फिर हमारे लिए एक तरीके से ये शॉकिंग हो सकता है कि कोई ऐसी लाइफ कैसे जी सकता है, तो उसे हम कहेंगे अपॉलिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अपॉलिंग यानी होता क्या है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेप्लोरेबल। दोस्तों डेप्लोरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ निंदनीय, बहुत ही ज़्यादा खराब होना, शर्मनाक होना, दयनीय होना, अत्यंत खेदजनक होना, तो उसे हम जो है वो डेप्लोरेबल कहते हैं। डेप्लोरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई व्यवहार या फिर जो सिचुएशन जो कि इतनी बुरी हो, इतनी गलत हो या फिर इतनी अनएक्सेप्टेबल हो कि उसकी निंदा की जाए, यानी कि उसके बारे में भला बुरा कहा जाए, उसकी आलोचना हो, उसका क्रिटिसिज्म हो और उस पर गहरा अफसोस करे लोग, तो उसे हम जो है वो डेप्लोरेबल कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई बात मॉरल, सोशल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़राब होती है या फिर क्रिटिसाइज करने के लायक होती है, तो उसे हम डेप्लोरेबल कहते हैं। डेप्लोरेबल इस वर्ड का जो यूज़ है वो हम किसी के बिहेवियर के लिए, किसी की लिविंग कंडीशंस के लिए, क्राइम्स के लिए, नेग्लिजेंस के लिए, पॉलिसीज़ के लिए या फिर जो कुछ सिचुएशंस होती है उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑफिशियल का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना, ये भी डेप्लोरेबल हो सकता है कि भाई कितना ख़राब बिहेवियर है, कितना मतलब कि शर्मनाक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो है वो ऑफिसर को सूट नहीं करता, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर पिछले बार हमने एक और एग्जांपल देखा था कि किसी हॉस्पिटल की बहुत ही ख़राब कंडीशन है, तो ये जो है वो मतलब कि डेप्लोरेबल भी हो सकती है कि हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जो है वो जहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब कि मरीज़ है, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा साफ़ सफाई बरती जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वो डेप्लोरेबल का यूज़ करेंगे। या फिर करप्शन का सीरियस केस, तो उसे भी हम डेप्लोरेबल मान सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। या फिर बच्चों के साथ किया गया क्रूअल बिहेवियर, क्रूरता से उन्हें मारना, पीटना, गाली गलौज करना उनके साथ, तो ये भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्लोरेबल माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खेदजनक चीज़ है, यानी कि दुख देने वाली चीज़ है, दयनीय चीज़ है, निंदनीय यानी कि भला बुरा कहने वाली कोई चीज़ है, क्रिटिसाइज करने वाली जो चीज़ है उसे हम डेप्लोरेबल कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेप्लोरेबल का मतलब टेरिबल नहीं होता। अभी हमने जो है वो पिछले वर्ड में भी यही पढ़ा था, टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, लेकिन यहाँ पर डेप्लोरेबल का मतलब है इतना बुरा या फिर इतना गलत कि उसकी निंदा की जाए या फिर उस पर अफसोस किया जाए। ठीक है, यानी कि टेरिबल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का सिर्फ बुरा होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उस पर मतलब कि सामने वाले को दोष देने लगते हो या फिर बहुत भला बुरा उसे कह देते हो, आप उसे जो है वो समझा भी सकते हो टेरिबल के मामले में। लेकिन डेप्लोरेबल चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, या फिर अगर आप उन्हें देखोगे या फिर उनके बारे में सुनोगे तो आपके मन में एक चीज़ तो ये आएगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई कैसे गिर सकता है, इस तरीके से ये होता है डेप्लोरेबल। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो ख़राब आया, तो ये होता है टेरिबल कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया एग्ज़ाम का रिजल्ट, उसे हम समझाएंगे कि अच्छे से प्रिपेयर करो तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय काम है, तो ये होता है डेप्लोरेबल काम कि कोई पब्लिक फंड्स का, पब्लिक के पैसों का कैसे यूज़ अपने मतलब कि फ़ायदे के लिए कर सकता है, तो ये होता है किसी चीज़ का डेप्लोरेबल होना, शर्मनाक कोई मतलब कि करतूत करना, तो उसे हम डेप्लोरेबल कहेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि टेरिबल और डेप्लोरेबल में डिफरेंस क्या है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, रेप्रिहेंसिबल, शेमफुल या फिर डिसग्रेसफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेप्रिहेंसिबल। इसका मतलब होता है ऐसा जो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि निंदा के लायक होता है, तो उसे हम जो है वो रेप्रिहेंसिबल कहते हैं। रेप्रिहेंसिबल बेसिकली मॉरल रॉन्ग डूइंग पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि चोरी करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर किसी के साथ कुछ गलत करना, किसी को धोखा देना, या फिर मतलब कि किसी का कुछ चुरा कर ले जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेप्रिहेंसिबल मानी जा सकती है कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है, किसी को गाली गलौज करना, किसी को थप्पड़ मारना, ये सारी चीज़ें। ओके, या फिर दूसरा हमारा वर्ड आता है शेमफुल। शेमफुल का क्या मतलब होता है, शर्मिंदगी या फिर निंदा के लायक, तो उसे हम शेमफुल कहते हैं। शेमफुल में बेसिकली एम्बैरसमेंट और डिसऑनर को दिखाया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है या फिर आपको थोड़ा ऐसा बेइज्जती वाला जो फील होता है, उसे हम शेमफुल कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है बहुत ही शर्मनाक और रिस्पेक्ट खो देने वाला, उसे हम डिसग्रेसफुल कहते हैं। डिसग्रेसफुल रेपुटेशन पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स अगेन है, एडमायरेबल, कमेंडेबल या फिर प्रेज वर्दी। सबसे पहला हमारा वर्ड है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो तारीफ़ के लायक हो और रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत के लायक हो, तो उसे हम जो है वो एडमायरेबल कहते हैं। एडमायरेबल बेसिकली अप्रिसिएशन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड है
कमेंडेबल, कमेंडेबल का क्या मतलब होता है? प्रशंसा के योग्य, यानी कि तारीफ के योग्य, ठीक है। कमेंडेबल गुड एक्शंस को अप्रिशिएट किया जाता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और प्रेजवर्दी का मतलब होता है तारीफ के लायक, सेम ही सारे मीनिंग्स है, यानी कि प्रेजवर्दी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है, जहाँ पर पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तारीफ की जाती है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, तो उसे हम प्रेजवर्दी कहेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कमिटी कंडेम द कंपनीज डेप्लोरेबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कमिटी ने कंपनी के बहुत ही खराब और निंदनीय सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की सख्त आलोचना की, उसका क्रिटिसिज्म किया, ठीक है, कंडेम किया उसे। यहाँ पर डेप्लोरेबल का मतलब सिर्फ पुअर सेफ्टी नहीं है, बल्कि ऐसी सेफ्टी कंडीशंस जो इतनी ज़्यादा बुरी और अनएक्सेप्टेबल थी कि उनकी खुलकर निंदा की गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो मतलब कि डेप्लोरेबल का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है काउंटरफीट। दोस्तों काउंटरफीट का मतलब होता है किसी चीज़ का नकली होना, नकली, जाली या फिर जो बनावटी चीज़ें होती है उसे हम जो है वो काउंटरफीट कहते हैं। काउंटरफीट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो असली यानी कि ओरिजिनल जैसी दिखने के लिए जानबूझकर बनाई गई होती है, लेकिन वास्तव में नकली होती है और लोगों को धोखा देने के इरादे से तैयार की गई होती है, तो उसे हम जो है वो काउंटरफीट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो हम किसी करेंसी नोट्स के लिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, सिग्नेचर्स के लिए, मेडिसिन के लिए, घड़ियों के लिए, या फिर जो लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनके आजकल मार्केट में ड्यूप चलते हैं ना, यानी कि वैसा ही सेम मतलब कि वैसे ही सेम टैग के साथ, वैसे ही सेम मतलब कि मटेरियल स्ट्रक्चर के साथ आपको जो है वो मतलब कि सस्ती और नकली कॉपी मिल जाती है, तो उसे हम काउंटरफीट कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जाली नोट होते हैं, नकली करेंसी होती है, तो उसे भी हम जो है वो काउंटरफीट कह सकते हैं। फेक ब्रांडेड शूज़ जो कि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं, कोई कमी नहीं है उनमें, लेकिन वो फेक है, तो ये भी होता है मतलब कि काउंटरफीट होना। या फिर जाली पासपोर्ट या फिर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी काउंटरफीट कहे जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई डुप्लीकेट वॉच है, कोई लग्जरी बैग है जो कि ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी है, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे, उसे भी हम काउंटरफीट कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखनी है कि काउंटरफीट का मतलब फेक नहीं होता। फेक का तो मतलब होता है कोई भी नकली चीज़, ठीक है, कोई भी नकली चीज़ उसे हम फेक कह सकते हैं। लेकिन काउंटरफीट का मतलब होता है ऐसी नकली चीज़ जो एग्जैक्ट कॉपी बनकर लोगों को धोखा देने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मूवी में जो है वो एक्टर ने जो है वो अपने चेहरे पर फेक दाढ़ी मूंछ लगाई है, तो ये तो होता है फेक होना किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन किसी ने मान लीजिए कि ओरिजिनल ब्रांड के नाम से नकली बैग बेच दिया, तो ये होता है काउंटरफीट, कि उसकी कोई ओरिजिनल कॉपी भी है, क्या किया है कि उसकी नकली कॉपी बनाकर बेचा है, तो उसे हम जो है वो काउंटरफीट कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फेक और काउंटरफीट में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, फेक, फोर्ज या फिर बोगस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फेक। फेक का मतलब होता है जो नकली होता है, जो असली नहीं होता, तो उसे हम फेक कहते हैं। फोर्ज हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है जाली या फिर नकली बनाया गया, खासकर डॉक्यूमेंट्स या फिर सिग्नेचर के लिए हम यूज़ करते हैं। जब किसी के सिग्नेचर मतलब कि नकली जो है वो छाप लिए जाते हैं, तो उसे हम फोर्ज सिग्नेचर कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है बोगस। बोगस का क्या मतलब होता है, झूठा या फिर नकली। बोगस किसी भी मतलब कि फॉल्स क्लेम या फिर फेक चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक या फिर ओरिजिनल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है जेन्युइन। जेन्युइन का क्या मतलब होता है, जो असली होता है, ठीक है। जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ को दिखाता है, तो उसे हम जो है वो जेन्युइन कहेंगे। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो सच्चा है, जो ओरिजिनल है, उसे हम कहेंगे ऑथेंटिक। और तीसरा हमारा वर्ड खुद है, यानी कि ओरिजिनल। ओरिजिनल का क्या मतलब है, जो पहली बार बनाया गया है, जिसकी कोई कॉपी नहीं है, जो खुद पहली बार बनाया गया है, उसे हम ओरिजिनल कहते हैं। रियल प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं ना, वो होता है ओरिजिनल। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द पुलिस सीज्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ काउंटरफीट करेंसी। इस सेंटेंस का मतलब है कि पुलिस ने बहुत ही बड़ी मात्रा में नकली करेंसी नोट जो है वो जब्त कर लिया। यानी कि यहाँ पर काउंटरफीट का मतलब सिर्फ फेक नोट्स नहीं है, बल्कि ऐसी जाली नोट्स है जो असली करेंसी जैसे दिखते थे और लोगों को धोखा देने के लिए बनाए गए थे। इस सेंटेंस में काउंटरफीट धोखा देने के इरादे से बनाई गई नकली चीज़ को दिखाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमने जो है वो इस काउंटरफीट वर्ड को अच्छे से डिटेल में समझा है। आशा करती हूँ कि आपको भी समझ आया होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर या फिर कोई भी अपडेट्स को लेकर जो है वो मतलब कि किसी भी अपडेट को मिस ना करें। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।